सभी का फिर से क्लास में एक बार स्वागत है। एक नई क्लास, नई पहल, नया चैप्टर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष। और आज की क्लास में अपने जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। हाथ से बने जो काम है उनके बारे में अध्ययन कराना। अब राजस्थान में हस्तकलाएं जो हैं इनका प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जयपुर को माना जाता है। बोरनाड़ा एक स्थान पड़ा है कठैगुरजी जोधपुर में। बोरनाड़ा जोधपुर में है, रातानाड़ा भी जोधपुर में ही है, समझ गए। रातानाड़ा एयरपोर्ट भी है। अब हस्तकलाएं क्या होती हैं, हैंडीक्राफ्ट जिसे अपने कहा जाए, हस्तकलाएं होती हैं ये पुराने समय से ही चली आ रही हैं। प्राचीन समय में क्या होता था, पुराने समय में क्योंकि आधुनिक मशीनें इतनी थी नहीं, हाथ के कारीगर हुआ करते थे और हाथ से ही अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। जैसे दरी व पट्टी का निर्माण करना, बगरू प्रिंट है, मलीर प्रिंट है, ब्लू पोल्ट्री है, ब्लैक पोल्ट्री है, या फिर अजरक प्रिंट है, अपने एक बातिक होते हैं वो है, खेल का सामान कहाँ बनता था, तो ये सभी हस्तकलाओं के अंतर्गत आता था। प्राचीन समय में, पुराने समय में ये हस्तकलाएं जो होती थी ये जीवन यापन या आजीविका का एक साधन हुआ करती थी। अरे भाई, लोग कमा के खाया करता। देखो, अपने अपने हिसाब से जो कारीगर होते वो अपने ढंग से काम करते, अपने हिसाब से वस्तुओं का निर्माण करते और उनको बेचते, यानी जीवन यापन करने का एक साधन महज हुआ करती थी हस्तकलाएं। और इन्हीं हस्तकलाओं में काम करते करते कई व्यक्ति जो है वो इतने निपुण हो गए, परिपक्व हो गए कि उनका नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको जाना जाने लगा। जैसे फड़कला में श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी हैं, वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। इमामुद्दीन हैं जो कि उष्टा कला के लिए, बीकानेर वाली कला के लिए जाने जाते हैं। मूर्तियों का चितेरा है, शंकर, वो भी प्रसिद्ध है। तो अनेक हस्तकलाएं हैं, उनमें अपने अपने हिसाब से कलाकार हुए हैं, उनको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखो, कया प्रश्न आओ ये सिस्टम है, कया हिसाब में प्रश्न आओ। प्रश्न इस हिसाब से आएगा कि एक तो हस्तकलाएं कहाँ की प्रसिद्ध हैं वैसे पूछ लेते हैं। जैसे अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, मलीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बातिक कहाँ के प्रसिद्ध हैं। जो अपने बात करें पोल्ट्री की तो ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, गुलदस्ते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है, लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारी बात है, कहीं याद हो जी। देखो, याद हो जाएगी, कुछ तो ट्रिक बनेगी और कुछ बातों को समझना पड़ेगा। एक तो इनका स्थान विशेष पूछते हैं, दूसरी बात क्या कुछ है वह देखो। दूसरी बात इसमें पूछी जाती है, सर आप वो माइक लगा लो, हाँ वो लगा लो आप। अब इसमें क्या होता है, हाँ एक तो स्थान विशेष की बात हो गई। दूसरी बात पूछी जाती है कि जैसे कपड़ों के दोनों तरफ रंगाई छपाई का कार्य करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अजरक प्रिंट, ऑप्शन बी मलीर प्रिंट, ऑप्शन सी थेवा कला, ऑप्शन डी पिछवाइयाँ। तो कपड़े के दोनों तरफ रंगाई छपाई का कार्य करना अजरक प्रिंट कहलाता है। या फिर ये पूछ ले कि कपड़ों के किनारों पे रंगाई छपाई का कार्य करना क्या कहलाता है, तो मलीर प्रिंट हो गया। कपड़ों पर देवी देवताओं या जो महान पुरुष हुए उनके चित्र बनाकर उनका वाचन करना क्या कहलाता है, वो फड़कला हो जाएगा। या फिर कपड़ों पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करके उनका वाचन करना वो क्या कहलाता है, तो वो पिछवाइयाँ हो जाएगी, जो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और लगभग एग्जाम में आरपीएस से जब एग्जाम करवाती है तो पक्का हस्तकलाओं में से 1% व चक ही ले। हाँ, अब देखो, आज बात करते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में यहां तक दिख रहा होगा। हाँ, राजस्थान की हस्तकलाएं जो है हिंदी में लिख देता हूं, काफी बड़ा है। अब राजस्थान में पूरा लिखूंगा। राजस्थान में हस्तकलाओं का प्रमुख केंद्र
हस्तकलाओं का प्रमुख केंद्र कौन सा है भाई? बोरनाड़ा जोधपुर है, बोरनाड़ा जोधपुर है। और ये नाड़ा नाड़ा है ना, सारा नाड़ा, ये नाड़े जितने भी हैं ये जोधपुर में हैं। राता नाड़ा, बोरनाड़ा, एक आध और नाड़ा होगा कोई, तो ये ऐसे याद रखना। ऐसे अगर किसी से मिलता जुलता नाम आ जाए तो ये जोधपुर ही करना आपको। हाँ, राजस्थान में हस्तकलाओं का प्रमुख केंद्र बोरनाड़ा जयपुर में बना हुआ है। इसके पश्चात राजस्थान को हस्तकलाओं का खजाना कहा जाता है। हस्तकलाओं का खजाना कहा जाता है। खनिज भी बहुत है राजस्थान में, खनिजों का भी अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। हस्तकलाओं का खजाना राजस्थान को कहा जाता है। काफी हस्तकलाएं यहाँ पर विकसित हुई हैं, पनपी हैं। अब इन हस्तकलाओं में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, सबसे पहले अपने अजरक प्रिंट को पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रिंट है। किसो प्रिंट है गुरुजी? बहुत बढ़िया प्रिंट है। अजरक प्रिंट क्या होता है? पहले सुन लो कान खोल के। कपड़े के दोनों तरफ नीले व लाल रंग की छपाई का कार्य करना अजरक प्रिंट कहलाता है। कपड़े के दोनों तरफ लाल व नीले रंग के छपाई का कार्य करना अजरक प्रिंट कहलाता है। समझ गए? ये बात है। आपने देखा भी होगा कोई बेडशीट वगैरह होती है, उसके दोनों तरफ रंगाई छपाई का कार्य किया हुआ होता है, या फिर रजाई वगैरह इनके कवर आते हैं, या अपने जो दीवारों के पर्दे वगैरह लगाते हैं इनके भी आते हैं, या फिर पहनने के जो कपड़े होते हैं उन पर भी प्रिंट आता है, दोनों तरफ भी आता है कई बार। तो वो क्या होता है? वो अजरक प्रिंट होता है। अज और रख दो भागों में इसको वैसे बांटा दिया है। मैं पहले इसको लिख देता हूं, देख बैठे। अजरक प्रिंट क्या होता है? कपड़े के दोनों तरफ लाल व नीले रंग की छपाई का कार्य करना। नीले रंग की छपाई करना क्या कहलाता है? अजरक प्रिंट कहलाता है। कपड़े के दोनों तरफ लाल व नीले रंग की छपाई का कार्य करना अजरक प्रिंट कहलाता है। अब ये जो है अजरक प्रिंट, ये अपने राजस्थान में बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बालोतरा, या ऑप्शन में सीधा बाड़मेर ही आता है, याद रखना। बाड़मेर का प्रसिद्ध है कौन सा? अजरक प्रिंट। ठीक बात है गुरुजी। अब गुरुजी ये बालोतरा बाड़मेर में छपाई हुआ है या और कठे भी हुआ है? ये जो सिंध प्रदेश है पाकिस्तान वाला, उसमें भी अजरक प्रिंट होता है, वहीं से तो अपने आया है। और अपने जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है वहां पर, अगर भारत की बात की जाए कि भारत में अजरक प्रिंट का कार्य कहाँ होता है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में होता है। भारत के संदर्भ की बात करें तो कहाँ होता है? कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात में होता है। कच्छ और भुज जिले हैं, वहां पर होता है। अगर पाकिस्तान में अगर बाहर बात करें तो पाकिस्तान का जो सिंध है वहां पर भी अजरक प्रिंट का कार्य होता है। अच्छी बात है। यो अजरक प्रिंट को कार्य कौन सी जाति का लोग करे, कौन करे गुरुजी? सभी कर लेंगे, सब नहीं करते हैं, एक जाति विशेष के लोग ही हैं। ये खत्री जाति के लोग जो हैं, खत्री जाति के लोग करते हैं बाड़मेर। समझ गए? खत्री जाति के लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है अजरक प्रिंट, जिसे छापे कहा जाता है। प्रिंट यानी कि छापे। ये छापों का कार्य कौन करता है? खत्री जाति के लोग करते हैं बाड़मेर जिले में। और कपड़े के दोनों तरफ लाल व नीले रंग की छपाई का कार्य करना अजरक प्रिंट कहलाता है। याद रखना, बाड़मेर का प्रसिद्ध है, पूछा जाता है कई दफा सही भी करके आया हूं। हाँ, अब इसमें मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ये कोई कपड़ा है, कपड़े का ये भाग है, पार्ट भाग ही लिख देता हूं। भाग फर्स्ट है कपड़े का, और इधर कपड़े को अगर पलटेंगे ये दूसरी साइड दिख रहा है, ये भाग दूसरा है। यानी कि एक ऊपर वाला भाग कपड़े का और एक भाग कपड़े का नीचे वाला, ऐसे और ऐसे दिखाया मैंने।
ये अज होता है ऊपर वाला और ये रक होता है। ये अजरक जो है ये कपड़े के दोनों तरफ रंगाई छपाई का कार्य करना, लाल व नीले रंग की छपाई का कार्य करना, ये क्या कहलाता है? अजरक प्रिंट होता है और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। खत्री जाति के लोग करते हैं, छापे से कहा जाता है। ठीक बात है, मिटा दो ये डस्टबिन नहीं। हाँ समझ गए, दोनों तरफ अज और रक दोनों तरफ छपाई कार्य करना अजरक प्रिंट होता है। आगे चलो बच्चों 2 नंबर पर। 2 नंबर पे आता है मलीर प्रिंट। वाह यो किसो को है? यो किसो को बा छोटो यो होवे के है वाह बताओ। मलीर प्रिंट क्या होता है? कई बार किसी जगह का नहीं पूछकर कि कहाँ की प्रसिद्ध है, ये पूछ लेते हैं कि कपड़ों के किनारों पर रंगाई छपाई करना क्या कहलाता है, फिर समस्या हो जाए। अब क्या होता है इसमें? कपड़ों के किनारों पर रंगाई छपाई का कार्य करना, कपड़ों के किनारों पर रंगाई छपाई का कार्य करना क्या कहलाता है? मलीर प्रिंट कहलाता है। मलीर प्रिंट कहलाता है। ये कौन सा छापा हुआ है? वो तो था कपड़े के दोनों तरफ अज और रक दोनों तरफ का छपाई करना लाल व नीले रंग की। यो क्या हुआ है? यो है कपड़े का जो किनारा हुआ ना, बाहर को किनारों बाहर की साइड का जो कपड़े का किनारा होता है उसके किनारों को रंगा जाता है, वो होता है मलीर प्रिंट। अब अपने आम भाषा में याद करने के लिए क्या करांगा? याद करने के लिए ये करेंगे, जैसे कोई कपड़ा होता है या मान लो कोई लुगड़ी या चुनड़ी या चुन्नी जो भी है, ये है, इसके यहाँ पर रंगाई की गई, यहाँ पर बाहरी किनारा जो होता है जहाँ पर गोटा लगाया जाता है, ये जो है 88 का छपाई करेगी है, यानी कि अंदर अलग रंग है और बाहर से इसको अलग रंग दिया गया है। ये जो छपाई है ये होती है। अब कोई भी चुन्नी है या कोई भी ओढ़नी है, जैसे कोई ताराबाद की ओढ़नी है मान लो, अब उसके अगर बाहर का हिस्सा फाड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं? हम भाषा में क्या कहा करें? लीरो या लीर। लीर तो ये कौन सी है? मलीर। लीर फाड़ेंगे, जैसे इसको फाड़ेंगे तो बाहर से फाड़ देंगे, मान लो अपने को फाड़ना है, कोई लीरा फाड़ना है तो 8वां पाड़ा ना बाहर से फाड़ेंगे, ऐसे फाड़ेंगे उसको, ऐसे फाड़ेंगे तो क्या होगी? वो एक लीर या लीरा फाड़ते हैं ना, लीरा जिसको बोलते हैं, लीर बोलते हैं, यानी कि वो बाहर से ऐसे फाड़ लिया। मैं मत करियो कि आपको आज समझ जी मैं तो अंदर लीरो फाड़ा, ऐसे तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। अब बाहर से फाड़ेंगे तो क्या आती है? लीर आती है, यानी बाहर से जो रंगाई होगी किनारों पर उसे क्या कहेंगे? लीर नहीं, उसे कहेंगे मलीर प्रिंट। समझ गए? तो ये होता है मलीर प्रिंट, यानी कपड़ों के किनारों पर रंगाई छपाई का कार्य करना मलीर प्रिंट कहलाता है। बहुत अच्छी बात, आओ वो परीक्षा में हो देखिए। अब कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है और इसमें कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कत्थई रंग का प्रयोग होता है। यो कौन सा रंग है? ये रंग तो आप जानते ही हो, हरा नीला से कॉफी कलर जानते हो क्या? कॉफी कलर। कत्था जो होता है उसका खेरा खेरा रंग होता है, खेर से तो कत्था तैयार होता है, कत्थे से कत्थई रंग बन गया। जैसे कथोड़ी जनजाति के लोग उदयपुर साइड में कत्था तैयार करते हैं। अब कत्था जो है उसका रंग कॉफी जैसा होता है, उसी रंग में इसके जो है कपड़ों के किनारों पर उस रंग की, यानी कि इस रंग की प्रधानता है। जरूरी को नहीं कि यही रंग काम में ले, लेकिन अक्सर बहुतायात में या ज्यादा संख्या में या ज्यादा मात्रा में यही रंग काम में लिया जाता है। कत्थई रंग, मलीर प्रिंट में कत्थई रंग का प्रयोग होता है। ठीक बात है, ये हो गया मलीर प्रिंट। नंबर 3 पर चलो, पिछवाइयां। कौन सी वाइयां? पिछवाइयां। या क्यों होती? सुनेड़ी सी तो है और जाना भी। हाँ, लगभग बच्चों की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक बार रिवीजन जरूरी होता है हर चीज का। जो घिसेगा मंजेगा वही ज्यादा चमकता है। जो कहते हैं ना, जो जितना घिसा, जितना जिसको मांजा गया, वो अंत में उतना ही चमका है। जरूरी नहीं कि एक बार प्रयास में आप असफल हो जाओ, दूसरे प्रयास में भी आप असफल हो रहे हो, लेकिन हर असफलता के पीछे ये देखो कि मेरे असफल होने का क्या रीजन रहा,
क्यों मैं असफल हो गया, क्या ऐसा कारण हुआ कि मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर मैं कहाँ मेरी कमियां रही हैं, उस चीज़ों को सुधार किया करो। समझ गए? दुनिया क्या कहती है कहने दो, क्या फर्क पड़ता है किसी के कहने से। जीवन आपका है, लाइफ आपकी है, जीना आपको है। जो कुछ जीवन में करना है स्वयं को करना है। किसी चंद लोगों के कहने से मनोबल डाउन नहीं करना है कभी जीवन में। याद रखना विशेष बात, नकारात्मक शिक्षा देने वाले बहुत मिलेंगे, नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे कि रहने दे यार, तेरे से ये नहीं होगा, अरे रहने दे, अरे फलानी यो करे वो कर दे, वो क्या करेगा, वो क्यों कौन कर सकता, वो बिन 5 साल होगी तैयारी करता, वो सिलेक्शन ही को नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं, बच्चों का मनोबल डाउन हो जाता है, वो सोचते हैं यार ये सही कह रहे हैं, बाकी लोग बाग जो है ये सारे सही कह रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, असंभव कोई चीज़ नहीं होती है देखो, लेकिन जो सोच अपन रखते हैं वो अपने लिमिट की होनी चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए कि हाँ मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं इस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ। समझ गए? तो वहाँ तक जहाँ तक अपनी पहुँच हो वहाँ तक का ही टारगेट रखना चाहिए। झूठे सपनों की उड़ान जो है वो नहीं लेनी है कि मेरे को तो राष्ट्रपति बनना है, योग्यता क्या, 35 साल योग्यता, भारत का नागरिक हूँ। तो ऐसे ये बातें नहीं, जहाँ तक अपना लेवल है वहाँ तक सोचिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा दीजिए। एक टारगेट लेके चलना होता है। अगर अपने एक लक्ष्य का निर्धारण, जिसे गोल कहते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करके चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आपको सफलता मिलेगी, 101% मिलेगी, पक्का मिलेगी। तो निराश नहीं होना कभी जीवन में, किसी चंद लोगों के कहने से तो बिल्कुल ही नहीं होना है। लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, जीना आपको है, जीवन में क्या करना है वो आपको करना है। आपकी फैमिली जो है उसको आप चलाओगे, कोई दूसरे जो चंद लोग जो कुछ कह रहे हैं वो आपको परिवार को चलाने वाले नहीं हैं, वो आपका साथ देने वाले नहीं हैं, वो आपकी टांग खींचने वाले भले ही हों। हाँ, पिछवाइयाँ जो हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? पिछवाइयाँ होगा क्या कुछ, क्या बताओ पहले। पिछवाइयाँ होती हैं कि कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण, कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करना, बाल लीलाओं का चित्रण करके उनका वर्णन करना। कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करके उनका वर्णन करना क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ कहलाता है। ये तो है पिछवाइयाँ। एक होती है पूर्वाइयाँ। पूर्वाइयाँ होती हैं जो पूर्व से हवाएं चलती हैं, वो पूर्व से मस्तानी पूर्वाई चली, तो वो पूर्वाइयाँ मत समझना, से ये पिछवाइयाँ हैं। कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करके उनका वाचन करना, उनका वर्णन करना पिछवाइयाँ कहलाता है। ये राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? कई दफा पूछा हुआ प्रश्न है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, दोनों ही इस प्रश्न को उठा के फेंकते हैं सीधा एग्जाम में। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है पिछवाइयाँ। अब ये कला कहाँ से आ गई राजस्थान में? भाई भगवान श्री कृष्ण तो वृंदावन के हैं, तो वहां गोपियों के संग्राह से दिखाते थे, यहाँ कहाँ से आ गए? अब देखो, जब श्रीनाथ जी का मंदिर बना, नाथ द्वारा राजसमंद में है श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, इसमें प्रतिमा जो लगी हुई है वो वृंदावन से लाई गई है। वृंदावन यूपी से लाई हुई प्रतिमा लगी हुई है। देखो 1669 में औरंगजेब ने एक अध्यादेश जारी किया कि जितने भी मंदिर हैं हिंदुस्तान में सब मंदिरों को तुड़वा दो। तो उस समय राज सिंह शासक हुआ करता था, मेवाड़ का राज सिंह ने राजसमंद बसाया था और राजसमंद झील का निर्माण। अब उस समय जब इस मंदिर को तोड़ने लगे तो वो वहां से राज सिंह जो है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठा करके नाथ द्वारा राजसमंद में ला करके स्थापित करवाते हैं।
अब उसी समय ये जो श्रीनाथ जी के अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले थे, वो भी कुछ साथ आ गए। वो वहीं से बनी हुई पिछवाइयाँ यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर ही वही प्रक्रिया जो वृंदावन में करते थे वो यहाँ पर करना शुरू कर दिया। उसके पश्चात नाथद्वारा राजसमंद में भी पिछवाइयों का निर्माण जो है लोग बाग बनाने लगे और पिछवाइयों का चलन भी नाथद्वारा राजसमंद में हो गया। यहाँ केलों के पत्तों की सांझियाँ निकाली जाती हैं। नाथद्वारा का ही अन्नकूट महोत्सव जो है वो प्रसिद्ध है। हाँ, पिछवाइयाँ हो गई हैं। फिर आता है फड़ कला। फड़ कला क्या होती है? फिड़ कला अलग हुआ है। फिड़ कला देखो कोई लाइट वगैरह जलती दबा हुआ फिड़ कला हुआ है। ये फिड़ कला नहीं है, ये फड़ कला है। फड़ कला क्या होती है? फड़ वो होती है कपड़े के ऊपर देवी देवताओं का चित्रांकन करके या कोई महान पुरुषों की वीर गाथाओं का चित्रांकन करके उसका वाचन किया जाता है, वो होता है फड़ कला। फड़ कला राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फड़ कला के लिए राजस्थान में जोशी परिवार प्रसिद्ध है। इसके लिए दुर्गालाल जोशी और श्रीलाल जोशी जो है वो सम्मानित भी हो चुके हैं फड़ कला हेतु। उसके पश्चात बात की जाए तो सबसे लंबी फड़ जो है वो देवनारायण जी की फड़ है, सबसे पुरानी फड़ भी है। उस पर 1992 में डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति का जो भोपा होता है वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। और सबसे ज़्यादा बार पढ़ी जाने वाली फड़ जो है, सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़, वो बाबूजी की फड़ है, जिसका वाचन ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है। भोपा जाति के लोग करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। एक भैंसासुर की फड़ है जिसका वाचन ही नहीं करते हैं। वो बावरी जाति के लोग जब चोरी करने के लिए जाते हैं उस समय भैंसासुर की फड़ का वाचन करके जाते हैं। अब देखो फड़ कला क्या होती है? कपड़ों पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर उनका वाचन करना। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चित्र बनाकर उनका वाचन करना क्या कहलाता है? कपड़े पर देवी देवताओं का चित्र बनाकर उनका वाचन करना क्या कहलाता है? फड़ कला कहलाता है। फड़ कला हेतु राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए? फड़ कला हेतु शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध। ठीक बात है। अब सबसे लंबी फड़, सबसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। इसका वाचन भोपा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। जो गुर्जर भोपा होता है, गुर्जरों में जो भोपा होता है उसके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ जो है इसका वाचन भोपा जाति के लोग करते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जंतर वाद्य यंत्र बजा करके किया जाता है। अब देवनारायण जी की जो फड़ है ये यहाँ पर दिख रहा होगा। हाँ, अब इस पर 2 मई 1992 को इस पर डाक टिकट जारी हो चुका है। भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी की फड़ पर भारत सरकार ने 2 मई 1992 को डाक टिकट जारी किया था, जो कि छोटा सा डाक टिकट था। 2 सेंटीमीटर का ऐसे ये डाक टिकट था, यानी कि छोटा डाक टिकट जारी हुआ, इसलिए सबसे छोटी फड़ कह दिया जाता है इसको मजाक के रूप में कि सबसे छोटी फड़। वैसे देवी देवताओं में सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। वैसे नाम देखो ना लोक देवताओं में, तो नाम भी बड़ा देवनारायण जी का ही है, देवनारायण जी। समझ गए? ऐसे मत करना मैं हाजी मांगलिया ये लंबा है, वो तो अलग देवता है। ये गुर्जर जाति के लोक देवता हैं देवनारायण जी का। सिंध भीलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है। अब कुछ बातें रह गई, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसमें आपको इसमें रखना है। अब ये जो यहाँ दिख रहा हो
हो गई, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। हाँ, अब सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय, जिसे अपने कहें सबसे लोकप्रिय फड़ पापूजी की है। सबसे लोकप्रिय फड़ लोक देवता पापूजी की है। इसका वाचन बोप्पा जाति के लोग ही करते हैं। बोप्पा जाति के लोग रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पापूजी की फड़ जो है ये सबसे लोकप्रिय फड़ है और इसका वाचन ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है। पापूजी की फड़ का वाचन ऊंट के बीमार होने पर किया जाता है। बोप्पा जाति के लोग करते हैं और रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसके अलावा जो गुर्जर जाति के लोग जो हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है लोक देवताओं में, और वो जंतर वाद्य यंत्र, रावण हत्था और जंतर दोनों ही तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। याद रखना, तत्व वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार लगे हुए होते हैं। ठीक बात। इसमें एक आती, यहाँ दिख रहा नहीं है, ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं कहाँ लिखूं? मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखो यहां, यहां भी नहीं दिख रहा है, चलो यहां लिख देते हैं। हाँ, फड़ वाले को कुछ नहीं करना। एक आती है बैसासुर की फड़। बैसासुर की फड़, इसका वाचन नहीं होता है। एकमात्र ऐसी फड़ जिसका वाचन नहीं होता है तो केवल जी को योग्य सिस्टम है। सभी फड़ों का वाचन होता है, इसका वाचन नहीं होता है। बैसासुर के फड़ का वाचन बावरी जाति के लोग जो हैं वो करते हैं, मन ही मन में, वाचन नहीं होता है। बावरी जाति के लोग जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो बैसासुर की फड़ का वाचन करते हैं। कि अब हमारे की होने वाले, ठीक बात। हाँ, यहां लिख देता हूं छोटा सा एक। अब एक थी अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ पतासी और रामलाल बोपा, पतासी व रामलाल बोपा ने कौन सी फड़ बनाई थी? अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई थी, जो कि अमेरिका में इसका वाचन किया गया था। पतासी देवी व रामलाल बोपा के द्वारा निर्मित कौन सी फड़? हाँ, अमिताभ बच्चन की फड़ थी जिसका वाचन किया अमेरिका में किया गया था। फड़ के संदर्भ में एक बात और आती है, रामदेव जी की फड़ का वाचन भी होता है, उसमें भी जंत्र वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और रामदेव जी की फड़ का पहली बार चित्रण किया था चौथमल चितेरा ने। किसने किया? चौथमल चितेरा ने रामदेव जी की फड़ जो है उसका चित्रांकन किया था सर्वप्रथम। आओ इस चैप्टर को एक बार पुनः देख लेते हैं। राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं और हस्तकलाओं में भी क्या पढ़ा? हाँ, प्रमुख जो कलाएं हैं। पहले देखो, राजस्थान में हस्तकलाओं को प्रमुख केंद्र करा है बोरनाडा जोधपुर में। राजस्थान को हस्तकलाओं का खजाना माना जाता है। सबसे पहले आया है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट में ताने बता दी, कपड़े के दोनों तरफ लाल व नीले रंग की छपाई को कार्य करना क्या हुआ है? अजरक प्रिंट। कपड़े के अज और रक दोनों तरफ, इधर लाल है, ये नीला है, लाल दिख रहा है और ये नीला है, यानी दोनों तरफ अज और रक। ये क्या होती है? अजरक प्रिंट कहाँ की? बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बालोतरा में खत्री जाति के लोग ये कार्य करते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में भी होता है और गुजरात, अगर भारत की बात की जाए तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसका चलन है, इस बहुतायत में, वहां पर लोग ये कार्य करते हैं। अब इसके पश्चात मलीर प्रिंट। कपड़ों के किनारों पर रंगाई छपाई का कार्य करना मलीर प्रिंट कहलाता है। मलीर प्रिंट भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट में कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात अपने आती है पिछवाइयां। कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करके उनका वाचन करना पिछवाइयां कहलाता है। पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद में ये पिछवाइयां जो आई, ये वृंदावन से आई थी जब श्रीनाथ के मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापित की गई थी राज सिंह के समय।
उसी समय श्रीनाथ के अनुयायी जो है वो पिछवाइयाँ अपने साथ ये कार्य लेकर आए। उसके पश्चात नाथ द्वारा में ये कार्य होने लगा। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा है। यहाँ पर केलों के पत्तों की झांझी निकाली जाती है। हाँ, अब ये जो है फड़कला, कपड़ों पर देवी देवताओं का चित्रांकन करके या किसी महान पुरुषों की गाथाओं का चित्रांकन करके उनका वाचन करना फड़कला कहलाता है। फड़कला जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब फड़कला में भी अलग अलग आते हैं। जैसे सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ जो है वो देवनारायण जी की मानी जाती है। देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते हैं। गुर्जर जाति में भोपा जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी के फड़ पर ही 2 मई 1992 को एक डाक टिकट जारी हो चुका है 2x2 का। समझ गए। उसके पश्चात बात की जाए कि लोक देवताओं में सबसे लोकप्रिय फड़ पापू जी की है, जिसका वाचन ऊंट के बीमार होने पर भोपा जाति के लोग करते हैं और रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, रावण हत्था और जंतर दोनों ही तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। इसके पश्चात रामदेव जी की फड़ जो है, मैंने लिखवाया नहीं है, रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने? चौथमल चितेरा ने किया था। उसके पश्चात अमिताभ बच्चन की फड़ जो बनाई थी वो पतासी व रामलाल भोपा ने बनाई थी। अमिताभ बच्चन की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन जो है वो अमेरिका में किया गया था। तो ये फड़ के संदर्भ में बात थी। अब एक बात और बता दूं, ये पूछा कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की है। लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जो गाते हैं ना, वो सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है। जीर्ण माता जिनका प्रसिद्ध मंदिर हर्ष की पहाड़ी सीकर में बना हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। कल ये चैप्टर जो है पूरा करवा देंगे। काफी बातें और रह गई, जैसे दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बातिक कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो अपने थेवा कला तो रही गई, थेवा कला या फिर मीनाकारी, ये नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अच्छे से आपको करवाएंगे। और आप फिक्स मेरे स्टूडेंट हो, जैसे 35-40 आप पूरा देखते हो। आपके अलावा अगर कोई अन्य जो स्टूडेंट है जो आपके नज़दीक है या आपकी कोई रिश्तेदारी में है, तो आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। अभी मेरा चैनल कोई पेड थोड़ी भाई, कोई चार्ज थोड़ी है। समझ गए। जितने बच्चों तक पहुँचे अच्छी बात है, एग्जाम में सही करके आए। वैसे बहुत से चैनल हैं, सभी ऑनलाइन करवा रहे हैं, सब अच्छा करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे, जठा तार समझ में आवे बढ़ते देखा करो, या फिर ऐसे देखा करो कि सर ने ये बातें करवाई हैं, किसी और ने करवाई, तो उसमें कोई 1-2 पॉइंट छूट गया होगा तो क्या पता सर ने लिखवा दिया होगा, या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं करवाया तो वो उन्होंने करवा रखा होगा। आजकल क्या है, मोटी मोटी बातें तो आमतौर पे सब बच्चों को आते ही हैं, वो ऐसे आगे निकालते हैं फिर वीडियो को, या देखे ये याद है, या भी याद है, या भी याद है, पेपर में जाते हैं कि या भी याद को मैंने यह भूल गया। तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे करवाएंगे। तब तक के लिए आप देखिए, पूरा देखा करो आराम से।